बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए बेटा, अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देख चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या हमारा डिसीजन मेकिंग है, क्या हम लोग वांट्स और नीड्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों की अभी तक हो चुकी है। और अब जो हम लोग बात करेंगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर बात करें तो ये मान लीजिए आपके बाबूजी हैं, यहां पर बाबूजी हैं, ठीक है, और इधर आप हैं, और यहां सीए कोर्स है। बाबूजी के जवान से जब बातें निकलेंगी ना कि बेटा सीए कर लो, तो लगेगा एकदम कितना आसान है, सीए ही तो करना है, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं। अब वो आराम से कहेंगे अरे तुम लोग क्या जानो, सीए हम लोग करते थे, एक बार में सब कुछ निकाले हैं, तुम लोगों को देखते हैं परेशान रहते हो, है ना। या किसी और दोस्त से अगर मिलोगे तो वो यही बोलेगा कि अरे हम तो सीए नहीं कर रहे, अगर करते तो पहली बार में सारा निकाल लेते हैं। ये होता है बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच। ये क्या होता है? थ्योरेटिकल अप्रोच। तो अगर कोई दोस्त इस तरीके का मिल जाए जो बोले सीए बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ रखा नहीं है, तो सीधा चुटिया पकड़ के ले जाना और रजिस्ट्रेशन करवा देना, बोलना अब पढ़, तू फाउंडेशन और इंटर निकालने फाइनल छोड़ दे, यही दो निकाल ले। तो मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये नहीं करेगा। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच के आए होंगे कि भाई 11th-12th में तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही है, कौन हमें कोई ना दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि 11th-12th में तो ये सब था भी नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा ये भी इस इकोनॉमिक्स के बेसिक में ही आता है, वहां तो दिखा नहीं भाई। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, गैप होगा, कि ये हमारा थ्योरेटिकल है और आप क्या कर रहे बेटा, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या होगा, गैप होगा या नहीं होगा। और इसी गैप के लिए जो ये पुलिया का काम कर रहा है ना, ताकि दोनों में तालमेल बना रहे, दोनों में तालमेल बना रहे, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी को क्या कह देंगे हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स। की अगर कहीं पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात होती है तो जो हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो हमारा उसमें रियल वर्ल्ड में या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, उसके बीच में कहीं ना कहीं पर क्या होगा, गैप होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं पर क्या होगा, गैप होगा। तो ये जो गैप होता है ना बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इस गैप को फिल करने के कारण ही हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम दे देते हैं और उसको कहते हैं बेटा अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या कह देते हैं उसको हम लोग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जैसे आजकल तो मैच में ये आम बातें हैं, एक दूसरे को प्रपोज करने वाली बात, आप लोग भी देखते होंगे, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो ऐसी घटनाएं बराबर होती है कि सामने जाओ किसी को प्रपोज करो, सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, काम खत्म ना। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, कहीं जाकर खुद पर अप्लाई करके देखना बेटा, मुंह सुजा के आ जाओगे वहां से, किसी को बोल के तो देखना। तो प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा या नहीं होगा। जैसे मैं एक छोटा सा इमेज के माध्यम से ये दिखाता हूं कि देखिए बेटा, यहां पर क्या लिखा हमने, एक्सेप्ट
एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। क्या लिखा हमने? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा? वही मैच जो हमारा चल रहा है कि हमने प्रपोज किया, सामने वाली खुश हो गई, वाह क्या बात है, हम तो उम्मीद भी नहीं करते थे, और उसने यस बोल दिया। दूसरे इमेज में देख रहे हो, स्कूल से निकली है, उसके कदमों में गिरा पड़ा है कि मान जा नहीं तो हम जान दे देंगे। अंतर है कहीं ना कहीं, ये नहीं है? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है थ्योरेटिकल अप्रोच, और ये क्या है बेटा? प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे देखना ना, जो लव मैरिज किए होंगे ना, वो बार बार एकदम दूसरों को नसीहत देंगे, अरे बहुत आसान है। बेटा वो नसीहत नहीं दे रहा है, वो दे रहा है कि बेटा हमने बहुत पापड़ बेले हैं, अब तू भी बेल के देख। वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं पर गैप होगा। जब हम कंटेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोर्स की चीजों को देख रहे होते हैं, तो पढ़ना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब सामने क्वेश्चंस मिल जाएं तब लगता है कि थोड़ा सा टफ हो गया है, अब कैसे किया जाए। नहीं होता ये दिक्कतें। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अगर हम जनरल इकोनॉमिक्स की बात करते तो फिर इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो जो भी हम कर रहे थे वो सब इकोनॉमिक्स था, ये नहीं था? हमने पहले ही बता दिया कि अगर 1 मिली सेकेंड को भी सोचने का टाइम लग जाता है तो वो हमारा किसके अंतर्गत है? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमें गैप को देखना पड़ेगा कि क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब फिर उसके बाद कि अगर हम मान लीजिए कि कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर लैंड भी यूज होगा, लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, ये सारी चीजें भी होंगी। उसी तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात हो सकती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मैथमेटिक्स का होगा, इकोनोमेट्रिक्स का होगा, ये सब सारी तरीके से, मार्केटिंग का होगा, सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी? कहीं ना कहीं इन सब को मिला के काम करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं करेगी? इन सबको इकट्ठा करने की जरूरत। तो जहां पर भी इंटीग्रेट करने की बात आ जाए, उस कारण से इसको हम लोग कहते हैं बेटा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। क्योंकि कोई भी काम होगा तो बिना प्लानिंग के तो हो नहीं सकता। बिना प्लानिंग के हो सकता है क्या? नहीं भाई, आपने एडमिशन ले लिया सीए में और सोचेंगे कि हाँ हम बैठे बैठे पास कर जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्या रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से? नहीं आएगा ना। उसमें आपको क्या करना होगा? मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ये चीजें हमारा किसके अंतर्गत आएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है इकोनॉमिक्स के लिए। मेनली इसमें 2 ही चीजें ध्यान में रखना है कि जहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में गैप होता है, उस गैप को दूर करने का, उस गैप को मिटाने का काम कौन करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स करेगा। और इसी कारण से बिजनेस इकोनॉमिक्स को और हम किस नाम से जानेंगे बेटा? बताइए। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से। किसके नाम से? क्योंकि अगर कहीं पर ये थ्योरेटिकल आपसे पूछ देता है कि बताओ कि जो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में गैप देखते हैं, जो भी हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, जो भी हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, अगर इसके गैप को दूर किया जाए, हम लोग इसको कहते हैं बेटा ब्रिज द गैप। इसको क्या कहते हैं? ब्रिज का मतलब होता है पुलिया, कि पुलिया बनेगा तभी तो उस गैप को हम खत्म कर पाएंगे ना। नहीं तो नदी के 2 किनारे को हम पार कैसे कर सकते? इस किनारे से उस किनारे कैसे जा सकते? उसके लिए क्या होना चाहिए? पुलिया का होना जरूरी है। तो ये जो ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक्स है अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसको हम और किस नाम से जानेंगे बेटा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर बोलेगा जितने भी हमारे पास बिजनेस टूल्स हैं या इकोनॉमिक टूल्स हैं, उन सभी को अगर एकत्रित किया जाए उन सभी को अगर मिलाकर के काम किया जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? किस नाम से? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के नाम से। ये 2 चीजें इसमें बेसिकली क्या करना है? याद रखना है। फिर उसके बाद इसके नेचर की भी बात करनी होगी। प्रकृति किस तरीके का है, कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें देखनी है। तो ज्यादा नहीं, यहां पर 8 बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग डिटेल्स में नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो लिखिएगा बेटा।
इस वीक में इस क्लास में कौन कौन ज्वाइन किए हैं? 2, तुम लोग भी तो इसी वीक में आई है, 4, 5, 6, बस। बाकी कहाँ 304 में? अब तो 304 में ज़्यादा बच्चे हो गए। हेडिंग दे दिया बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिखिएगा, इकोनॉमिक थ्योरीज आर, लिखो, लिखवा दे रहा हूं पूरा। इकोनॉमिक थ्योरीज आर hypothetical and simplistic character as they based on economic models built on simplifying assumptions। सारे की सारी चीजें हमारी क्या होते हैं? अनुमानों के आईने से देखा जाता है ना बेटा। भाई ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके का काम होना चाहिए, ये सभी चीजें हम तक देखते हैं। और अब जो है ना, हमारी क्लास हमेशा मॉर्निंग ही होगी, 9 से 11 ही हमारी क्लास होगी, इसके बाद अकाउंट्स की क्लास होगी। तो हमेशा जब भी हम लोग इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि बहुत ही आसान है, क्योंकि सारी चीजें किसके बेसिस पर होती है? एजम्पशन बेसिस पे होते हैं, कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके का काम होगा तो इस तरीके की बातें होंगी। हम कभी यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात नहीं करते हैं। जब भी हम लोग जो भी काम करते हैं, किसके बेसिस पे? एजम्पशंस बेसिस पे। किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग? एजम्पशंस के बेसिस पे करेंगे, तो उसकी बात करेंगे। फिर कहता है बेटा, the economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities। The economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decision and activities of economic entities। कहते देखो बेटा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बीएसटी के अंतर्गत, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या करते थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो था वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बेटा जटिल। देखो, अगर किसी भी चीज को इंडिविजुअल पढ़ना हो ना तो आसान होता है, कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई ये बोल दे कि बेटा आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी चैप्टर से हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो सारे बच्चे 100 में 100 ले आओगे या नहीं ले आओगे? होगा ही नहीं होगा। फिर चैप्टर बढ़ाता गया, मार्क्स कम होता गया, और अब ऐसा हो चुका है कि एक साथ जब 10 चैप्टर आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। जैसे आप लोग भी अकाउंट्स पढ़े होंगे, अकाउंट्स में इंडिविजुअल टॉपिक जब जनरल एंट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे तो कितना मजा आ रहा होगा बनाने में। अरे सर 2-4 क्वेश्चन और दीजिए ना जनरल एंट्री का, नरेशन लिखते हुए एकदम मस्ती में बना रहे होंगे।
लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ना शुरू किए, तब लगा कि कुछ बातें तो होती है। और उससे भी तो मजेदार, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है तब पता चलता है करना क्या है। नहीं होता इस तरीके की बात। तो धीरे धीरे, वो तो अभी बेसिक पढ़ा है ना, आना यहाँ पे बेटा, फिर बात होगी ना। अभी जो तुमने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, उसके बाद यहाँ पे शुरू होगा। खराब लगता है, सबसे आसान है। गलती दे रखा है, सही करना है, तो सीखना भी तुमको गलत ही है। गलत गलत करेंगे तब ना सही होगा, यही तो काम होता है। हम लोग तो इसे ही याद रखे हुए हैं। तो अब जब अगर कोई भी काम जटिल होगा, तो उसको आपको क्या करना होगा कि टुकड़ों में देख करके फिर उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग की करनी जरूरत होगी या नहीं होगी। अब अगर मैं एक साथ सारे ही चैप्टर स्टार्ट कर दूं कि बेटा एक दिन पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक दिन दूसरा, एक दिन तीसरा, इस तरीके से चलता रहेगा, पता चलेगा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपके माइंड में भी खिचड़ी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं, उसको समझते, फिर उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, जटिल होगा, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, लिंक्ड होता है या नहीं होता है। क्या कर रहा है रे, बार बार पेन में गिर रहा है, उठा लेना। तो एक दूसरे से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जुड़ाव होगा या नहीं होगा, एक दूसरे से लगाव होगा या नहीं होगा। तो अगर एक दूसरे से जुड़ाव है, तो हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हम डिसीजंस ले रहे हैं, तभी तो काम बन पाएगा ना। तो आपको कभी भी अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना है, तो सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स के बेसिस पे काम नहीं होगा। जितनी भी चीजें हैं उन सभी को ध्यान में रख करके तब डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी या नहीं होगी। आप याद करो, पिछली क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था, उसमें यही चीजें हमने डिस्कस करी थी ना, कि आखिर हमको डिसीजन मेकिंग क्यों करना पड़ता है। अगर यहां पर भी हमने डिसीजंस की बात करी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ स्कैरसिटी की बात होगी। इसलिए तो हमको क्या करना पड़ रहा है, डिसीजन करना पड़ रहा है। नहीं तो हम डिसीजन मेकिंग की बात क्यों करते, डिसीजन मेकिंग को देखते क्यों हम लोग। तो ये चीजें आपको यहां पर किसके अंतर्गत आता है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, या ऐसे लिख लेना, देयर इज ए गैप बिटवीन, किसके किसके बीच बेटा, इकोनॉमिक थ्योरी और जो आप रियल वर्ल्ड में फेस कर रहे हो, दैट्स मीन्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, कि जो हमारा थ्योरिटिकल वे और जो हम रियल सिचुएशन में फॉलो कर रहे, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को देख रहे, फेस कर रहे, इसके बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा ही नहीं होगा। तो लिखिएगा, देयर इज ए गैप बिटवीन प्रोपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड happening in the real economic world। क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ए गैप बिटवीन किसके किसके, इकोनॉमिक थ्योरीज और किसके बीच है बेटा, जो रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में चेंजेज हो रही है। हैपनिंग का मतलब क्या, घटनाएं घटित हो रही हो, जो हमारी एक्टिविटीज हो रही हो, तो कहीं ना कहीं इस बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इसी गैप के लिए काम करेगा ही नहीं करेगा। तो इसी में लिख लीजिएगा बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स bridge the gap between theory and practice, thus business economics is also known as
अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कि अगर कहीं पर भी आपको बोलेगा तो क्या करेंगे कि चूंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है बेटा, गैप के बीच में ब्रिज बनाने का काम करता है, किसके, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में, थ्योरी और प्रैक्टिकल, कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं, इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, एक गैप को देखते हैं, एक गैप को समझते हैं, उसको दूर करते हैं। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है बेटा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स ड्यू टू, आपको बोल देगा इंटीग्रेटेड द टूल्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, और आपको बोल देगा बेटा गैप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, आइदर ए ऑफ बी या नन ऑफ द एबव। तो किसके कारण, ब्रिज द गैप के कारण, कि उस गैप को खत्म करने का काम कौन कर लेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लेगा। कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो भी हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसी के बेसिस पे आगे जब हम नेचर बताएंगे ना बेटा, तो नेचर में जो 7वां टर्म्स हम बताएंगे प्रैग्मेटिक अप्रोच, वो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पर हम आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके की बातें हुई है, किस तरीके से हम लोगों ने देखा है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में यहां पर जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो कहीं पर भी अगर हम लोग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में गैप को देख रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में गैप को देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या, किसके कारण होगा, उसके कारण हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या नाम देंगे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहलाएगा। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक थ्योरीज provide the tools which explain various concepts such as demand, supply, प्रोडक्शन, कॉस्ट, कंपटीशन एटसेट्रा। हर चीजों को यहां पर देखना होगा, ये नहीं देखना होगा, हर चीजों की बात करेंगे या नहीं करेंगे। कि अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या होगा, अलग अलग कंसेप्ट को देखने की जरूरत होगी। ये सारे के सारे हमारे क्या है, बिजनेस टूल्स हैं, ये नहीं है बेटा, ये सारे के सारे हमारे क्या है, बिजनेस टूल्स हैं, इकोनॉमिक टूल्स हैं। कि भाई लोगों की जरूरत होगी तब हम ना पूरा करेंगे, जब हमको पूरा करना पड़ेगा तब ना हमें प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमको कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई और बना रहा है तो उससे हमें कंपटीशन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इकोनॉमिक टूल्स के अंतर्गत। तो क्या इन सभी को एक साथ मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हम लोग। अभी हमने यही तो करा ना कि डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई करना है तो प्रोडक्शन की बात करेंगे। अच्छा प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना होगा, और चूंकि कॉस्ट का कंपटीशन आपस में हर जगह होता है, क्योंकि जिसका कम कॉस्ट होगा उसका ज्यादा सेल होगा, यही होता है ना। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को हम एक साथ मिला करके देखेंगे या नहीं देखेंगे, इन सभी चीजों को एक साथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो जहां पर इन सभी चीजों को मिलाते हैं उसको कहते हैं बेटा इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेट करना, मिला देना। तो इसी के कारण इसको हम लोग कहेंगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो चलिए लिख लीजिए, इसमें इसी के नीचे लिख देता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स applies these tools in the process of business decision making.
कि भाई बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में इन सभी टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा या नहीं होगा बेटा? इसके बिना काम करेगा क्या? नहीं करेगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स is also known as managerial economics because it generally refers to the integration of economic theory with business practice। कि क्या कर रहे हैं हम लोग? इन सबको मिला करके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे बेटा? इन सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? मिला करके देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो जहां पर भी ये इंटीग्रेशन शब्द आ गया, इसी के कारण बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या का नाम देंगे बेटा हम लोग? ब्रिज द गैप आएगा तो उसके कारण कौन सा नाम देंगे हम लोग? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ब्रिज द गैप की बात आएगी तो कौन सा नाम आएगा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो किस नाम से जानेंगे हम लोग? बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा हमारा। ठीक है? और बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम क्या हो गया? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो दो टर्म्स, अगर कहीं पर भी ब्रिज द गैप होगा तो देखो मैं अब यहां पे लिख देता हूं ताकि कोड में समझ में आए। हमने यहां पे लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें दो तरीके की बात आएगी बेटा। गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। अगर गैप बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस है तो क्या नाम देंगे बेटा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और इंटीग्रेशन की बात है तो मैनेजेरियल। तो आसान शब्दों में जो ऊपर लिखा है उसका इतना ही ना मतलब है, जो भी ऊपर में लिखवाया उसका आसान मतलब यही है। इतनी ही चीजों को हमें देखनी है। तो ये भी बात यहां पर हमें करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि आखिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, और इसके कौन कौन से नाम हमारे यहां हुए हैं, किसकी जरूरत हमें यहां पर पड़ेगी। तो ये याद आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके? हो गया? पर बात तो यहां भी नहीं बनेगी। अच्छा बेटा एक बात, अगर हम प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं फिर तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे बैठा हूं सेवा भाव करने के लिए, हमारा कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, तो क्या हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ सकते हैं? बोलो। आएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ये सिर्फ नहीं होता प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट एज वेल एज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करते हैं उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। और इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है क्या एनपीओ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? तो क्या लिखेंगे? आएगा। तो चलो एक लाइन वो भी लिखवा के टेंशन फ्री हो जाते हैं बिजनेस। ज्यादा डिटेल्स में कहाँ घोष है, तो लिखिएगा बेटा नेक्स्ट।
बिजनेस इकोनॉमिक्स is not only valuable to business decision makers but also useful for managers for NPO। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, किसके लिए बेटा, किसके, एनपीओ के अंतर्गत। तो अभी तक जो हमने समझाया ना, वो तो हमने ये बता दिया कि आखिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कैसी बातों को बताता है, बट अभी तक प्रॉपर डेफिनेशन तो लिखाया नहीं हमने भाई। जैसे शुरुआत में हमने बोला कि एडम स्मिथ ने ये बोला, जेबीसी ने ये बोला, एल्फर मार्शल ने ये बोला, एसी पिगो ने ये बोला, लोयनल रॉबिन्स ने ये बोला, पॉल सैमुअल्सन ने ये बोला, जैकब वीनर ने ये बोला, ये सब तो लिखवा दिया। लेकिन भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में भी किसी ने बोला होगा ही नहीं होगा। तो इसको एक्सप्लेन किया गया था बेटा जोएल डीन के द्वारा। किसके द्वारा, जोएल डीन के द्वारा। तो चलिए जरा उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या उसने यहां पर कहा था। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू जोएल डीन, अकॉर्डिंग टू जोएल डीन। नाम बेटा जितने इकोनॉमिस्ट का लिखवा रहे हैं ना, भले ही थोड़ा सा पागलों जैसा नाम है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अपना इंडियन नाम रहता तो कितना अच्छा रहता, याद भी हो जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ से रख लेता है, जोएल डीन, पॉल सैमुअल्सन, इतना बड़ा बड़ा नाम होता है। लिखिएगा बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as the use of economic analysis to make business decision involving the best use of an organization's, बेटा ORG लिख दूंगा तो समझ जाओगे ऑर्गेनाइजेशन, या पूरा लिख दूं? चलो पूरा ही लिख देता हूं, ऑर्गेनाइजेशंस स्कार्स रिसोर्सेज, कि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए जो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, वही किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो ये भी याद रख लोगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशंस स्कार्स रिसोर्सेज। और ये तो हमें लोयनल रॉबिन्स ने अच्छे से बता ही दिया था, लेकिन उन्होंने जब बात करी थी तो उस टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे जनरल इकोनॉमिक्स, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, बस एक ही चीज है, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, काम तो वही है, बात तो डिसीजन मेकिंग की करनी है, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, पैटर्न बदल गया, थोड़ा सा तरीका यहां पर बदल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का याद रख लोगे और देख ही चुके होगे कि मैं कैसे टेस्ट ले रहा हूं। अब तो थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा ना, क्वेश्चन कभी भी लिखने के लिए दे सकता हूं मैं, तो आगे भी ये ध्यान रखिएगा। ये तो अभी बेसिक है तो कुछ तंग नहीं कर रहा हूं मैं। चलो जी, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 2 घंटा कम पड़ जाएगा बेटा लिखने के लिए, और 3 क्वेश्चन उसी में साफ। अभी आने तो दो डिमांड और सप्लाई के ऊपर, फिर बात करेंगे।
एग्जाम एमसीक्यू होता है बेटा, तो पहले कॉन्सेप्ट तो फुल कोर्स होता है ना, मैं सिर्फ एमसीक्यू में पढ़ा दूं? बता, एमसीक्यू में पढ़ाऊं? नहीं ना, लिखना तो मुझे पूरा ही पढ़ रहा है ना। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तो एमसीक्यू कहां से होगा? ठीक है, क्या नाम है? अभिषेक। चलो ठीक, अब धीरे धीरे सबका नाम याद रखना पड़ेगा ना। सितंबर वालों का तो नाम याद होने से रहा, टाइम ही नहीं है। तुम लोगों में तो थोड़ा सा आराम आराम से बात भी कर रहा हूं, क्योंकि जनवरी में पेपर है। उसमें तो जाते ही ना सीधा ये दिखता है कि 2 घंटे तक जल्दी से पढ़ा के निकलो, क्योंकि कोर्स ही नहीं खत्म होगा। ऑन एन एवरेज मैंने बताया था 65 से 70 क्लासेज मुझे मिनिमम चाहिए कोर्स कंप्लीट करने के लिए। मैंने बोला 20 टेस्ट है सितंबर वालों के लिए, आप लोगों के लिए 30 है। तो अगर उनके लिए 20 है तो प्लस 20, तो एवरेज 65 प्लस 20 करते तो कितना होता बेटा? 85, 85। 5 क्लासेज रिवीजन में देना पड़ेगा ही नहीं, तो कितने हो गए? 90। आज कितना तारीख है बेटा? 21 मई। अब जोड़ लेना, जून, जुलाई, अगस्त, 30 या 90, ठीक है, जिसमें टोटल 10 संडे हैं, ठीक है। और मुझे कोर्स मैक्सिमम खत्म करना है 13 अगस्त तक। अगस्त पूरा नहीं है, जून जुलाई अगस्त का आधा, क्योंकि 13 सितंबर से पेपर है, तो 1 महीने पहले तो कम से कम कोर्स खत्म करना पड़ेगा ना। तो अब बताओ वहां पर क्या फालतू की बातें करने का समय है? नहीं है, इसलिए नाम भी नहीं जान सकता मैं किसका क्या है। बस आओ, सीधा पढ़ाओ, निकलो, बात खत्म। और वो 2 घंटा प्रॉपर आप लोगों के साथ तो एकदम सफिशिएंट टाइम है। कितने भी आराम आराम से करेंगे, 30 अक्टूबर को मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। दुर्गा पूजा के जस्ट बाद जो है ना, दुर्गा माता का विसर्जन होगा, इधर आपका भी कोर्स का विसर्जन करेंगे। हाँ, दुर्गा पूजा में थोड़ा सा पढ़ाई मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि फास्ट होता है तो वो इफिशियंसी हमारी रहती नहीं है पढ़ाने की। 4-5 दिन तो पढ़ा दूंगा, उसके बाद 5 दिन छुट्टी मार दूंगा मैं, बाकी क्लासेस चलती रहेगी, मेरी क्लासेस बस नहीं होगी। हिम्मत नहीं होती ना, क्योंकि दिन में पानी भी नहीं पी सकता, सिर्फ शाम में एक बार जो है फल और पानी, सिर्फ डेली शाम में। तो अब समझ सकते हो कि फिर 24 घंटा के बाद ही ग्रहण कर सकते, तो क्या इफिशियंसी होगी। तो 5 दिन तक 6 दिन तक तो ठीक रहता हूँ, उसके बाद शरीर काम करना बंद करता है, तो बैक टू बिहार फॉर 5 to 6 days। चलिए जरा, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ गया? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब इसके नेचर की भी तो बात करनी पड़ेगी ना बेटा, तो चलिए हेडिंग दे दीजिए, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए बेटा, अभी आप लोग नहीं लिखेंगे, पहले मैं सारे नाम लिख लेता हूं, उसको बढ़िया से पहले एक्सप्लेन कर देते, फिर लिखाऊंगा आराम से। जैसे अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले मैंने एक बार समझा तो दिया कि क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड हमने बातें कर ली तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पर भी अगर हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हम यहां पर पढ़ेंगे, सबसे पहला जो यहां पर देखेंगे, वो हमारा होगा बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। पहला क्या देखेंगे हम लोग? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सेकेंड के बारे में जो बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तीसरा हम लोग करेंगे बेटा
माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड। फोर्थ देखेंगे बेटा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड, पढ़ा तो चुका हूं पहले मैं ये। पांचवा एनालिसिस फ्रॉम, पीवीटी लिख दूंगा तो प्राइवेट समझ जाओगे ना, प्राइवेट इंटरप्राइजेज इकोनॉमिक सिस्टम, कि अगर प्राइवेट इंटरप्राइज के नजरिया से देखना पड़े, प्राइवेट व्यू पॉइंट से देखना पड़े, कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या हो, पैसा कमाने वाली बात हो, कैपिटलिस्ट के बारे में सोचने की बात हो, तो उसके नजरिए से भी हम लोग इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। छठा इंटर डिसिप्लिनरी। भाई देखो एक ही जगह पे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो 4 टीचर हम लोग पढ़ाने वाले हैं या नहीं। अब 4 टीचर में एक ही बार चारों पहुंच जाने, अभी तो हम पढ़ाएंगे, आज तो हम ही पहले पढ़ाएंगे और कोई नहीं पढ़ाएगा, क्या काम हो पाएगा। या कोई एक टीचर है जो बोले रोज ना ना इस वीक में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चलो छुट्टी है, काम चलेगा क्या। हम चारों को आपसी तालमेल से एक दूसरे की बातों को सुनकर, एक दूसरे की बातों को समझकर आराम से काम करना पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब जैसे सुबह सुबह संदीप सर का कॉल आया कि चौधरी सर आज से ना 9 बजे आप ही ले लीजिए, मैं 11:30 से 9, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे भी 2 घंटा नीचे बैठ करके नाश्ता ही तो कर रहा होता हूँ और काम क्या होता है हमारा, तो चलो यही कर लेंगे। हाँ अब जैसे आज सुबह सुबह जो है, अब घर पे कोई है नहीं, अकेला हूँ, बच्चे लोग जा चुके हैं बिहार गर्मी छुट्टी मनाने के लिए, अब बच गया अकेला, कोई काम मिला ही नहीं, रात भर नींद हो नहीं रहा था। मैंने ऐसा आखिर कर करा कि फोन भी ऑफ कर दिया कि क्या पता फोन हाथ में ना रहे तो नींद आ जाए, फिर भी नहीं हुआ। सोते सोते बज गए सुबह के 4, 5 बजे फिर आंख खुल गया, अब करूं क्या। तो 5:30 बजे तक नहा धोआ के बैठ गया और लैपटॉप ऑन करा और बोला अब बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर ही देता हूँ, डिले हो गया 1 सप्ताह, अब कर ही देता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते तक तो मैं स्वास्थ्य लाभ पे था, तो तबीयत ढीली थी, तो इसलिए मैं लैपटॉप जल्दी ऑन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि लगातार अभी लैपटॉप पे काम करते आते तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, दिन भर पढ़ाओ फिर लैपटॉप यूज करो सारा। सुबह आराम से नहा धोआ के फिर मैंने ऑन किया, तो 2 बच्चों का शायद मैंने सुबह रजिस्टर किया है। एक निखिल है, कोई निखिल इसमें, अच्छा तू ही है, दरभंगा घर हो रही वो बतेले ने, चलो दोनों मतलब बगले में बैठा है जिस दोनों का हुआ है। फिर दीदी को मैसेज किया था, ये छोटकी दीदी को, अरे फोटो तो भेज, बिना फोटो कैसे करेंगे काम। तो हमें भी क्या करना हो, उसी टाइम को यूटिलाइज किया, अब बैठे हुए हैं तो क्या करें, तो चलो कुछ इसमें देखो कि प्रोडक्टिव वर्क क्या हो सकता है, क्योंकि भाई सारे समय का इसी तरीके से मैनेज। रात में 9 बजे तक यहाँ रिसेप्शन पे बैठा हुआ था मैं, कोई काम ही नहीं था तो क्या करें, घर भी जाएंगे तो घर में अकेला काटने को दौड़ेगा। फिर उसके बाद पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैं बिना खाना खाए हुए सोया हूं और 2 बजे फ्रिज से फिर सेब निकाल के खा रहा था। अब अकेला मन नहीं लगता ना घर में, अब जब सबके साथ रहो तो थोड़ा सा सुना सुना सा लगता है। तो भाई कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कोरिलेशन बनता है, ये नहीं बनता बेटा। हमें सारी परिस्थितियों के बारे में सोच करके काम करना पड़ता है ना। आप यहां पे ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओ, फाउंडेशन करेंगे, बहुत चिंता हो रही है, अरे चिंता करने से फाउंडेशन थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो जिंदगी में आना जाना लिखा रहेगा, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसी को कैसे आप मैनेज करके आगे बढ़ेंगे, यही बात बताता है कौन बेटा, इंटरडिसिप्लिनरी। अब रोज मैं इसी तरीके से परेशान रहूं, घर में कोई नहीं कोई नहीं, तो बेटा अगले 1 महीने कोई नहीं रहेगा, तो 1 महीने में पता चलेगा हम ही निपट गए, नहीं हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन वो 1-2 दिन ऐसी होगी, हमें उस अनुसार क्या करना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें सभी चीजों के साथ तालमेल बैठा के काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, सभी चीजों को देख करके काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीजें हम लोगों को कहां पे देखना पड़ता है बेटा, इंटरडिसिप्लिनरी, कि भाई एक ही जगह पे, एक बताओ फाइनेंस वाले होते हैं, मार्केट वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले होंगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन वाले होंगे, मटेरियल वाले होंगे, सभी को मैनेज करके चलना पड़ेगा ना।
अब इधर जो है सब कुछ बनाने के लिए तैयार है, फाइनेंस वाले बोले हम फंडे नहीं रिलीज करेंगे, ले लो कर लो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबको आपसी तालमेल से क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा? सबको आपसी तालमेल। जैसे आपने देखा होगा कि रात मैंने आपके ग्रुप में मैसेज किया था कि जो भी बच्चे इसमें सितंबर वाले हैं वो ग्रुप लेफ्ट कर दें। अब अगर दो दो ग्रुप में आप जुड़े रहोगे, अब दोनों का शेड्यूल तो अलग अलग होगा, कभी आपने कंफ्यूजन में वो शेड्यूल देख लिया जो आपका नहीं है, तो फिर दिक्कतें क्रिएट होगी या नहीं होगी? अब मान लीजिए मैंने वो ग्रुप में मैसेज किया, तब तक 3 टीचर और मैसेज कर दे ग्रुप में, नहीं नहीं इसने जो बोला है ये कतई नहीं करना बेटा, तुम लोग इसी ग्रुप में रहो। क्या किसी टीचर ने कोई रिएक्ट करा? आपसी तालमेल ये होती है ना कि अगर हमने एक बार ये बात बोल दी तो सबने वही बात बोल दी, बात खत्म। तो आपसी तालमेल से वो काम होता है। कैसे होता है? आपसी तालमेल से वो काम होता है। आपस में बैठ करके उन विषयों के बारे में जानते हैं और फिर उसके ऊपर निर्णय लेते। ये काम कौन बताएगा? हमारा इंटर डिसिप्लिनरी। ठीक है, कि आपसी अनुशासन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा मान लीजिए कि मैं यहां रिसेप्शन पे बैठा हूं और मोटिव हमारा प्रॉफिट का होगा, ये नहीं होगा? अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मोटिव हमारा क्या होगा? प्रॉफिट का होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि सर थोड़ी सी ये दिक्कतें हैं या ये प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता हूं कि चलो कोई बात नहीं, कम कर देंगे, कोई बात नहीं, और मैं करवा देता हूं। मोटिव हमारा क्या है? प्रॉफिट का। लेकिन काम मैंने क्या कर दिया अभी? वेलफेयर वाला काम किया ही नहीं किया। तो देखिए, भले ही हमारा कैपिटलिस्ट व्यू पॉइंट हो, नो डाउट हमारा भी ये इच्छा होगा कि हम आराम से जो है 10 लाख रुपए महीने कमाएं ताकि सुकून से सो पाए, लेकिन उस 10 लाख के लिए किसी का गुर्दा तो ना बेच देना। तो हमें क्या करना? मोटिव भले ही प्रॉफिट अर्न करने का होगा, लेकिन बाकी सारी जो भी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा या नहीं रखना होगा, उसके ऊपर भी बात करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो वो चीजें यहां पर देखेंगे हम। फिर हमने लिखा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो आप लोगों को पूरा का पूरा मैंने डिफरेंस लिखवाया है कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों तरफ से ना। कि भाई एक में हम इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को दूर करने की बात करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम हो उसको भी दूर करने की बातें हो सकती। तो दोनों ही अप्रोच को देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। फिर ऊपर हमने बोला बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है बेटा कला। दवाई उवाई लेने कभी गए हो दुकान पर? आप पर्ची दिखाइए, वो घूमते फिरते जाएगा, डायरेक्ट वही दवाई निकाल के आपको दे देगा। लेकिन उस जगह पे अगर दुकान वाला ये बोल दे बेटा जाओ घूस के निकाल लो दवाई, पगला जाओगे या नहीं पगला जाओगे? भाई इतने दवाई में कहां ढूंढे कि कहां पर है? क्या वो पर्ची नहीं बुझाएगा कि क्या लिखा है ना? हाँ, तो अगर उस तरीके से दे दिया जाए तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगा ही नहीं होगा। या छोटे से चीजें, चलो अपने घर को ले लो। घर पे कभी अगर बदमाशी का ना, जो भी परिवार के साथ रह रहे हो, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो ना, टॉवेल वेल यूज करके ना ऐसे ही कहीं पर रख देना, फिर एकदम मम्मी का एकदम मस्त प्रवचन सुनने को मिलेगा। बाप का नौकर समझ रखे हो, जहां से उठाए थे वहां रख नहीं सकते थे। होता ही नहीं होता? ये डायलॉग कॉमन घर की है कि नहीं? हम लोगों की मम्मी इतना नहीं बोलती थी, भले 2-4 थप्पड़ लगा देती, फिर बोलती थी ये तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ है, कहाँ था ये? रख जी, रख रहा हूं। मतलब हर चीज को कहीं ना कहीं मैनेज करने का क्या होना चाहिए? एक तरीका होना चाहिए ना भाई। रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल के बेसिस पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई आप खाना खाने के लिए बैठते हो, मान लीजिए दाल है, चावल है और सब्जी है। कभी ऐसा हुआ कि चावल पहले पूरा खा लो, फिर उसके बाद दाल पी लो, फिर सब्जी खा लो और लौटना शुरू, अब अंदर में मिक्स हो जाएगा वो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। क्या करते हो? सबको मिला करके खाते हो या नहीं खाते? अब मम्मी ने देखा कि बच्चा तो मिला के ही खाता है, चलो खिचड़ी ही बना के रख देते हैं। क्या दाल चावल और सब्जी और खिचड़ी इक्विवेलेंट होगा? जबकि कॉम्बिनेशन सब सेम है, इसमें भी तीनों चीज यूज किए, इसमें भी तीनों चीज यूज कर रहे हैं,
लेकिन एक हो पाएगा क्या? नहीं। तो हर चीज का अपना अपना क्या होता है? तरीका होता है। क्या होगा? अपना अपना तरीका होगा कि उसको किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ताकि हमारा क्या हो सके? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। हम कैसे उन चीजों को मैनेज करेंगे ताकि हम आगे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, ग्रोथ को देखेंगे। तो वो भी चीजें हमें यहां पर बात करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो वो किसके अंतर्गत देखेंगे बेटा? आर्ट्स में। तो जहां पर रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, जहां पर रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, वो हमारा क्या होता है? आर्ट होता है। जैसे आपने डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में क्या होता है? पहले ए वाले नंबर नाम होते हैं, फिर ए बी ए सी इस तरीके से देता है ना, तब ना जाके जेड तक होता है। लेकिन अगर सबको ऐसे ही मिक्स कर देता फिर बोलता अब ढूंढ ले बेटा, ढूंढ पाते हैं? नहीं होते। एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। तो जहां पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर तरीका की बात कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आ रहा है? आर्ट्स के अंतर्गत। और सबसे पहला हमने क्या बताया बेटा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बेटा जहां पर भी कॉज और इफेक्ट रिलेशन, क्या वो बता? अरे बोलो, अभी लिख पाएंगे इसके बारे में? अभी तो ओरली ऐसे हल्का हल्का बोनस दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में हमेशा याद रखिएगा कि हम देखते हैं ना प्रूव्ड वाली चीजें। तो जहां कहीं भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्या कारण है और क्या प्रभाव है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? साइंस। जैसे अगर हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU। अब वहां पर जब पढ़ेंगे तो हम लोग कहते हैं कि भाई आदमी जब लगातार कंज्यूम करता है तो सेटिस्फेक्शन कम होता है। अब बच्चा बोलते है अच्छा ऐसे कैसे मान लेंगे, कुछ खिला के दिखाओ। हो गया ना बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पहले खिला के दिखाओ। फिर बोला अच्छा पक्की वाली बात? बोले हाँ। कितने खा लोगे? अरे सर हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, 50 समोसे तो खा ही लेंगे। बोले पक्का? नहीं तो पूरा खर्चा तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को प्रूव्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो जहां भी हम लोग देखेंगे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात, वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? साइंस के अंतर्गत आएगा। तो पहले तो ये 6 देखेंगे। 7वां हमारे पास आ जाता है बेटा प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच ये ना सबसे अच्छा है। अभी हमने ऊपर जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करी थी तो वहां पे हमने 2 चीजें पढ़ी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बात करनी होती है। यहां पर भी यही चीज, क्योंकि मैंने वहां पे बोला था ना कि हम आगे बेटा प्रैग्मेटिक अप्रोच में इसी चीज को देखेंगे। तो आपके माइंड में 2 चीजें दौड़ती हैं, क्या हम दिल की सुने या हम दिमाग की सुने? आता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता। अब जैसे एक गाना है, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। गाना सुना है? ये नहीं सुना है? कहा तुम लोग पुराने गाने को सुनते हो। देखना कभी आज नहीं ना, गूगल यूट्यूब बाबा पे सर्च करना, धर्मेंद्र का है और मस्त गाना है। तो क्या हमने बोला? दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। फिर दिमाग कहता है बेटा घर जा नहीं तो कुटा जाओगे। थ्योरिटिकल अप्रोच क्या कह रहता है? यमुना किनारे दिल ये पुकारे, है कि नहीं? और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहता है? बाप रास्ते में मिल जाए तो फिर कुटारे कुटारे। अंतर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भैया हम दिल की सुने या दिमाग की सुने, कहीं ना कहीं इसमें गैप होगा या नहीं होगा? होता या नहीं होता? कि दिल जो है जो कहता है
उस बात को दिमाग थोड़ा ना थोड़ा कहीं पे क्या कहता है, अलग कहता है। और हमेशा काम हम किसके बेसिस पे कहते हैं, जो दिमाग कह रहा हो, पूरे होशो हवास में कर रहा हो, उन चीजों की बात करते हैं नहीं करते हैं। अब जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा कि सर क्लास की टाइमिंग, क्योंकि आज रिवीजन था, तो रिवीजन था तो हमने वहां पर डाल दिया था कि बेटा ये आपका रिवीजन का शेड्यूल है। तो मैंने टाइमिंग लिखा हुआ था 8 बजे से। देखो जरा, हमने टाइमिंग दे रखा था उसमें 8 बजे से। तो बच्चा बोलता है कि अरे सर 8 बजे से कि 9 बजे से। मैंने क्या लिखा यहां पे जरा देखना। बेटा मैं पूरे होशो हवास में 8 बजे बोल रहा हूं। इसका मतलब दिमाग से हम लोग अनसाउंड माइंड नहीं है, साउंड माइंड है, सोचने की शक्ति है। ऐसा नहीं कि 8 बजे लगा लिया हो, माइंड टंच हो एकदम। लिखा है ना हमने कि बेटा मैं पूरे होशो हवास में 8 बजे बोल रहा हूं कि भैया क्लास की टाइमिंग 8 बजे है, 8 बजे से 6 बजे तक लगातार आप लॉ पढ़ते रहे, बात खत्म। हाँ देखो शेड्यूल ये देखा है, ऐसे ही तो आपका भी रिवीजन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉ मैराथन 21 मई 8 बजे से 11 बजे, 11:30 से 2 बजे, 2 बजे से 6 बजे ओनली। ऐसे ही आपका भी रिवीजन होगा बेटा। ये 100% कोर्स कंप्लीट। तो अब देखो बेटा, दोनों चीजें होनी ना, कि दिल कह रहा है कि बच्चों को ऐसे परेशान ना करो, लेकिन दिमाग कहता है अब नहीं तो कब। क्या पता आज अगर पढ़े कुछ ऐसी चीजें हो जो समझ में नहीं आया हो, वो कर ले। अब जैसे कल शाम में हो सकता है मुझे पागलपन का दौरा चढ़े और मैं 6 बजे रात शाम में यूट्यूब लाइव आऊं, 12, 1, 2 बजे रात तक मैं यूट्यूब लाइव पे रहूं। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिमाग हमारा कह रहा है कि भैया मैथ्स का भी रिवीजन कराना बच्चों के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। तो चलो शाम में शुरू हो जाएंगे, 12 बजे रात 1 बजे रात तक करवा देंगे आराम से। उसके बाद बच्चे भी सो जाएंगे, हम भी खुश। तो आपको जो भी काम करना होता है उसमें ये दोनों कंसेप्ट आएंगे, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी। तो आपको जो रियल वर्ल्ड में बातें होती हैं उसके अनुसार ना काम देखना होता है। नो डाउट थ्योरिटिकल हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम लोगों को सामना किसका करना पड़ता है, जो रियल टाइम में प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे ना काम करना होता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा 2020 में कोरोना महाराज आए थे। 2020 में कोरोना महाराज आए थे, हम लोगों को घर के अंदर बंद कर गए थे। क्या सभी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? सभी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा ना। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो था वो था टूरिज्म पे और होटल बिजनेस पे, या जहां होटल वगैरह पे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था और टूरिज्म पे ज्यादा पड़ा था। देखो श्रीलंका बर्बाद तक हो गई उस चक्कर में, क्योंकि उनका मेन जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, टूरिज्म है। मालदीव वगैरह का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टूरिज्म है। इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ कोरोना में? बहुत सारा, क्योंकि लोग तो जा सकते नहीं थे। इसी तरीके से एक ऐसा भी वर्क है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, और वो था बेटा बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन के बारे में समझते हैं? बारबेक्यू नेशन होता है कि जहां पर आप जाइए, पेमेंट फिक्स है कि इतना लगेगा, जितना मन हो उतना खा सको, जितने देर बैठ के खाना है बैठ के खाते रहो, कोई मनाही नहीं है। जब कभी कभी हमें भी पागलपन का दौरा चढ़ता है, लगता है कि आज पैसे वसूल करें, तो वहीं पे भी जाता हूं आराम से। 1200 रुपये लेता है, 1500-1600 2000 रुपये का खाना अकेला खा के फिर आ जाता हूँ। यहाँ है भीतरी मॉल के सामने भी है, और मैं वैसे बराबर जाता हूँ नोएडा में। ठीक है, क्या बात? हाँ, तो अब क्या हो रहा है बेटा, नोएडा में है पेरेट्स द ग्रिल, मस्त बनाता है, वहीं पे बैठ के आराम से। कभी कभी मैं, भगवान सर, ये लोग 3-4 लोग जाते हैं, आराम से निपटा के फिर आते। लगता है कि अब पैसे वसूल हुए तब आता हूँ, तब तक आराम से भोजन दबा के देते रहो। और भगवान सर भी बोलते यस आपने पैसे वसूल किए हैं। तो अब
उनके बिजनेस पे ना सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ गया, क्योंकि वहां पर क्या ऑप्शन था, आप जाइए, पेमेंट कीजिए और जितना मन हो उतना खाइए। लेकिन जब कोरोना में सिचुएशन हो तो वहां पर ऑप्शन आ गया टेक अवे का। बैठ के आप खा नहीं सकते कहीं पे भी। बीच में जो होटल वगैरह खुला भी था तो क्या था कि आप जाइए, खाना पैक करवा के घर लेके आइए और वहां पर आप कंज्यूम कर सकते। होटल में बैठने की सुविधाएं नहीं थी। अब अगर बारबेक्यू नेशन वाला वहां पर सोचे तो एक तरीके से उसका बिजनेस बंद, क्योंकि भाई आप जाओगे, आप बोलोगे कि भैया एक आदमी खाने वाले हैं, जरा पैक कर दो, तो बोलेगा सर कितना, क्योंकि वो तो पूछना है। बोले कुछ नहीं, एक काम ऐसा कर, 10 प्लेट दाल मखनी, 20-25 प्लेट गुलाब जामुन कर दे, 60-70 जो है बटर नान कर दे। अब इस तरीके से बोल दे, अगर सामने वाला को देना तो पड़ेगा, क्योंकि वहां पर है कि जितना आप बोलेंगे देना पड़ेगा। तो बेटा इसमें तो पता चलेगा आपको 20 लोगों का खाना मंगाना था, अकेले पेमेंट करने के लिए गए हुए थे। इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? तो थ्योरेटिकली अब वो क्या कर रहा था बेटा, लग रहा है हमको दुकान बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसका बिजनेस वाला दिमाग दौड़ा, बोला ऐसे कैसे। उसने क्या करी, 25 अलग अलग कटोरियां तैयार करी। एक गुलाब जामुन, एक व्हाइट वाले स्पंज, एक में दाल मखनी, एक में मटर पनीर, एक में शाही पनीर, इस तरीके की सारी वैरायटी थोड़ी थोड़ी सी पैक। इतना देगा कि एक के लिए ज्यादा होगा, 2 का पेट नहीं भरेगा। हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच, काम पूरा। अब उसका बिजनेस बंद होगा? नहीं होगा ना। थ्योरेटिकली उसने क्या सोच लिया था, अब हमसे लग रहा है कि काम नहीं हो पाएगा, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रैक्टिकली उसने अपना दिमाग लगाया ना। तो आप जो रियल वर्ल्ड में सिचुएशन को देख रहे हैं, आप जो रियल वर्ल्ड में सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे आप या नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने बोला था कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो दिल ने क्या बोल दिया, थ्योरेटिकल अप्रोच। दिमाग ने क्या बोल दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे काम करना है। और हमेशा ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल अप्रोच। भाई आज लोग जैसे अभी देखो ना, नेता वगैरह भाषण खूब देगा, हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। गरीबी वही मिटा सकता है जो गरीब कभी रहा होगा। उसने देखा होगा कि हमने किस सिचुएशन को फॉलो किया है। सिंपल सा फंड है। टीचर वही अच्छे से बता पाएगा जिसने उस चैलेंज को फेस किया होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब साइंस से कॉमर्स में आया था, और जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, टॉपर्स क्लास में ही मैंने पढ़ा हुआ है, यहां पे जिस दिन मैंने पहली क्लास पढ़ी थी, उस दिन चल रहा था बेटा हिडन गुडविल का कंसेप्ट। आज तक जिंदगी में हिडन ही रह गया वो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में आता है हिडन गुडविल। अब सोच के देखो उस बच्चे के लिए क्या स्थिति होगी जिसको ये नहीं पता है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, और उसको डायरेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ना पड़ रहा हो, वो भी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सेकंड लेक्चर पढ़ना पड़ रहा हो। कितना समझ में आया होगा बेटा। उस 3 घंटे में मैं रोया नहीं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पहले 3-3 घंटे का होता था, 3 घंटे अकाउंट्स, 3 घंटे लॉ, 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे इकोनॉमिक्स, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। अब सोचो क्या स्थिति रही होगी। तो क्या हमने उन चीजों को छोड़ दिया? नहीं, हमने वहां से एक चीज सीखा था कि जो आज मैं प्रॉब्लम झेल रहा हूं ना, आगे ये मैं अपने बैच में नहीं होने दूंगा, चाहे इसका जो भी हो जाए। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। आप देखते होंगे कि जब भी मेरी दूसरी क्लास होती तो मैं पहली क्लास वाले को 5 मिनट ओवरव्यू दे देता था। हमेशा मैं ऐसे करता हूं ताकि उन बच्चों को जो नहीं पढ़े उन्हें समझने में दिक्कत ना हो, या मैं अलग से टाइम देने के लिए कभी मना नहीं करता हूं। अभी जैसे पिछले 1 हफ्ते से मैं नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। आज सवेरे बैठ करके मैंने उन सारे बच्चों को रिप्लाई किया है जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह में मुझे मैसेज किया हुआ है।
उन सारे बच्चों का आज मैसेज सीन हुआ है, रिप्लाई गया है, या किसी का नाम नहीं पता था मुझे तो उनसे मैंने नाम पूछा है, वो सारे रिप्लाई गए हैं आज 1 वीक के अंदर जितने भी हुए। तो आपको प्रैक्टिकल चीजों को भी क्या करना होगा, देखना पड़ेगा ना, उसके बेसिस पे ना बात करनी होगी। मैं क्लास ले रहा हूं, कोई बच्चा मुझे बोले कि सर समझ नहीं है, बोले तुम तो हो ही बेवकूफ, बाकी को समझ में आ गया तुझे नहीं आए, क्या वो बच्चा कभी भी अच्छा कर पाएगा? क्या वो मेरे लिए कभी पॉजिटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो भाई इकोनॉमिक्स में ग्रोथ तो तभी होगा ना जब आपका बिलीव बढ़े। आज आप बैठ करके यहां पे पढ़ रहे हो मुझसे, जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तब ना आप किसी को रेफर करोगे। मैं ना आपका कोर्स सही से खत्म करूं, ना मैं कंसेप्ट सही से बताऊं, और गारंटी ले लूं बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुझे तो फेल करा के रहेंगे, क्या दूसरे बच्चे कभी किसी को रेफर करोगे? यहां पे नहीं करोगे। अब जैसे दीदी लोग आई थी संडे को सुबह सुबह, तो भाई किसी ने रेफर किया था ना यहाँ के लिए, तभी तो आए ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी न किसी रेफरेंस से यहाँ पर आए होंगे। तो रेफरेंस कब होता है? जब उनको हमने सर्विस अच्छी दी होगी, उनको हमने अच्छे से टेकल किया होगा, तभी ना वो दिया होगा। तो वो चीजें हमें किसके अंतर्गत देखनी बेटा? प्रैग्मेटिक अप्रोच में, कि हम थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात करें या प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें। जो हमें रियल वर्ल्ड में सिचुएशन देखना पड़ रहा है, जो हम रियल वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमको काम करने की आवश्यकता यहां पर पड़ती है, देखने की जरूरत होती है। ओके बाबा, पहले यहां तक लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, क्योंकि मैंने बोला था ना उसमें 1-1.5 घंटा पूरा प्रॉपर लग जाता है, तो उसकी भी बात करेंगे। चल, तो ये पहले सातों नाम लिख लो बेटा, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? देख लो फिर, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत हंस रही है। बिहार से कौन कौन है इसमें? इतने सारे बच्चे हैं बिहार से। सहरसा से तो कोई नहीं हो इसमें? सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, एक। चलो हमारे एरिया के एक है। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको एक बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस वीडियो को देखने के बाद जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी ना, मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा उसको। इसमें कितने ऐसे बच्चे जो बराबर घर जाते रहते हैं, एक साल में कम से कम 3-4 बार? बस, घर नहीं जाते हैं? अच्छा, अभी आए हुए 1 महीना हुआ है ना भाई। मैं तो जब तक एक साल में 3 बार मिनिमम घर ना जाऊं, 3-4 महीने से ज्यादा होता है ना, तो दिमाग में लगता है एक अलग सा प्रेशर आना शुरू हो गया है। वो होता है, होम सिकनेस होती है ना। अब 8 जून को मैं फिर जा रहा हूँ शाम में, 17 जून को आराम को घूम फिर के आऊँगा फिर। तो जितने दिन मैं नहीं रहूँगा उतने दिन इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, बस टेस्ट छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। टेस्ट जरूर होगी, क्योंकि कहीं भी रहूं ऑनलाइन तो काम कर ही सकता हूं मैं। चलो हो गया, लिख ले यहां तक। चलो पहले को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस।
कहता है इट एक्सप्लेन्स cause and effect relationship, cause and effect relationship it follows scientific method and empirically test the validity of the result। बेटा आपने प्रोबेबिलिटी किसी ने पढ़ा है? इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़े है ना? उसमें क्या होता है, इसी चांसेज की बातें तो करते हैं ना हम लोग। हमने कॉइन टॉस किया तो फिक्स थोड़ी ना कि हर बार हेड ही आएगा, कोई नहीं आएगा ही नहीं आएगा। उसी कॉइन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते और फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार करके देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो ये जहां पर हो रहा होगा वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? साइंस के अनुसार, क्योंकि हम वो पहले रिजल्ट देखते हैं फिर जाकर के उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग? डिसीजन मेकिंग। तो आसान शब्दों में बस एक वर्ड याद रखना है कि किसकी बात होना बेटे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके कारण बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। किसके नाम से जानेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ। चलिए दूसरा क्या था बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट में क्या बोले बेटा? अप्लीकेशंस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। यही बोला था ना कि जहां पे रूल्स और प्रिंसिपल का यूज होगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा? आर्ट्स के अंतर्गत। क्योंकि भाई हर चीज को करने का एक क्या है? तरीका है, एक कला है, वो अपने आप में क्या है? एक आर्ट्स है। तो यही लिखिएगा बेटा। It involves practical application of rules and principles for the attainment of set objectives। ठीक है, कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें उसके बारे में। तीसरा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड। बेटा एक वो होता ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम की बात करते थे या नहीं करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने यही देखा था ना कि जहां पर इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम की बात, ऊपर लिख लिया था सबने, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात करेंगे, इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, वो किसके अंतर्गत? माइक्रो। तो लिखिएगा सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स is concerned more with the decision making, problems of इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट। तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स की बात आएगी वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड होगा या नहीं होगा?
ओके। फोर्थ, मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो में क्या करेंगे बेटा, पूरे इकोनॉमी के ऊपर की बात करेंगे ना, किसके ऊपर बात करेंगे, पूरे इकोनॉमी। अगर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते थे वो हमारा मैक्रो अप्रोच के अंतर्गत था या नहीं था? आपने पढ़ा होगा माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शंस को इंपैक्ट करता था वो क्या था हमारा माइक्रो। कुछ एक फंक्शन के ऊपर प्रभाव पड़े, कोरोना आया, पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ गया ही नहीं पड़ गया, तो ये क्या था हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशंस था ना, मैक्रो की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो वही यहां पर करेंगे। तो लिखिएगा बिजनेस यूनिट इज, यूनिट का मतलब लिख दिया बेटा टर्म्स, कुछ ना कुछ हमारा प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस यूनिट इज affected by its external environment, ENVT लिख दूंगा तो समझ जाओगे environment, such as the general price level, income and employment level, taxation, wages and regulations, एटसेट्रा। तो ये सब हमारा क्या होगा पूरे इकोनॉमी के। याद करो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल ये सारे लिखवाया था हमने, याद है या नहीं है? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस में ना बेटा। तो सिंपल सी बात हम लोग क्या बोल रहे थे यहां पर कि जहां कहीं पर किसके कारण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट होगा तो वो क्या होगा, पूरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पूरे के ऊपर उसके इंपैक्ट को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा ये हमारा मैक्रो एनालिसिस के अंतर्गत। ये कौन सा था बेटा, चौथा ना हमारा, पांचवा लिखिएगा। पांचवा क्या बोला था बेटा, प्राइवेट इंटरप्राइज के तरीके का क्या, तो लिखिएगा एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट, यही था ना हमारा। तो कहता है इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स uses the theory of market and private enterprise. It uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of a private enterprise economy. भाई जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका कैसा निर्धारण करना है, किस तरीके से उसका बंटवारा करना है, कैसे करना है, ताकि मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव हमारा क्या होगा। तो जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है उसका कैसे यूटिलाइज करके हम लोग प्रॉफिट अर्न करने की बात कर रहे हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा,
प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमिक व्यू पॉइंट के अनुसार वो हमारा होगा। तो किसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग? मार्केट और प्राइवेट इंटरप्राइजेज की। ये जो हमारा थ्योरेटिकल दिखेगा किसके बेसिस? मार्केट। और मार्केट का मतलब भी हो गया सेल परचेज। ओके। छठा क्या लिखवाया था बेटा? क्या लिखवाया था? इंटरडिसिप्लिनरी ने ना। चलिए लिख लेते हैं। हमने क्या बोला था इसमें कि जहां कहीं भी बात करेंगे, जितने भी हमारे टर्म्स हैं उन सभी को आपस में तालमेल बैठा के काम करना। इतना ही है ना? इसी को चलिए लिख लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज interdisciplinary in nature, as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics, operation research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics and इकोनोमेट्रिक्स। तो देख रहे ना, हर एक टूल्स को साथ लेकर के काम करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा? हर एक टूल्स को क्या करना होगा? साथ लेकर के काम करना पड़ेगा। तो वही हमारा किसके अंतर्गत आ गया बेटा? इंटर डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आ गया, इंटर डिसिप्लिनरी कहलाया। ओके। चलिए लगे हाथ सातवां पॉइंट भी देख लेते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच। सबने नोट कर लिया था? और लिखिएगा, while microeconomics is abstract and purely theoretical, and analyzes economic phenomena under
रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक assumptions. Business economics is pragmatic in its approach. As it tackles practical problems which the firms face in the रियल वर्ल्ड। कि भाई जो थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल है उसके बीच की गैप को हम लोग यहाँ पे देख रहे ही नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना होता है, सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो हम रियल वर्ल्ड में अभी फेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे काम करना है। थ्योरिटिकल आसान चीज है क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, और वास्तविकता पे जीता है कि ऐसा हम मान लेते हैं कि हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला, दिल की बात ऐसे ही मान सकते, दिमाग क्या करेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाएगा। तो उसी को यहां पर समझना था। ओके, मैं उसके लिए एक छोटा सा वो भी बना देता हूं। ये एक तराजू है हमारा, दिल को थोड़ा सा पोलियो मार गया है बेटा। चलो ठीक ठाक तो है ना। बहुत सारी नसें हैं बेटा। तो क्या हुआ, अरे ऐसे नहीं है, दिमाग जैसे, दिमाग की बत्ती जला रही है। चलो ऐसे चिढ़ाओगे मुझे है। अब तो लग रहा है कुछ कुछ दिमाग जैसा। अब देखो इतना बड़ा चित्रकार तो हम हैं नहीं, समझाने के लिए बोल दिया। अरे नस देख नहीं रहा, घूम रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है। अब ठीक है। तो दिमाग जो हो गया, ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये हमारा क्या हो गया, थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है। तो इसी चीज के बारे में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। दिलो दिमाग इसीलिए बोला जाता है कि थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। बेटा इसमें देख, हमने अभी तक क्या बोला कि जो भी हम लोग काम कर रहे थे थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन सारा प्रॉब्लम हमारा थ्योरेटिकल से तो दूर होगा नहीं। हमें क्या करना होगा, जो हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन है, उसके अनुसार हैंडल करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता। तो हम दोनों चीजों को देखते हैं, बट फोकस किसके ऊपर होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर। प्रैग्मेटिक का कोई अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, उसका अलग ही मीनिंग था जो हमने बताया था, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल।
हो गया यहां तक? अब जो है मैं थोड़ा सा उसके बारे में अभी प्रॉपर समझा दे रहा हूं कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, उसके बारे में हम बता देते हैं और फिर उसको अगली क्लास में 1.25 घंटे में बढ़िया से एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। तो अभी जो उसके लिए बेसिक टर्म्स हैं उसको पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, चलिए जरा हटा दो बेटा ये, बोलिए 8वां पॉइंट। ऊपर तो 7 ही लिखे थे ना बेटा हमने, तो अब यहां पे लिख लीजिएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, तो चलिए जरा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं हम। लिख लिया बेटा नाम? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। लिखिएगा इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज normative science, positive as well as normative science normative more over positive science। नॉर्मेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम, इसी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं, उसको देखते हैं। बेटा अभी अब आप लोग लिखना मत, पहले मुझे थोड़ा सा इसका बेसिक समझा लेने दीजिए, ठीक है? अगली क्लास में जब पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना, बहुत सारे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी जब लिखेंगे तब उसको प्यार से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ओके, तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें होंगी जरा देखिए। तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं पॉजिटिव साइंस और एक तरफ क्या लिख लेता हूं बेटा, नॉर्मेटिव। अभी ऐसे ही समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको भी ध्यान रखना है, देख रहे हैं। एक तरफ लिख दिया हमने पॉजिटिव, एक तरफ हमने लिख दिया नॉर्मेटिव साइंस। इसी को हम लोग प्योर इकोनॉमिक्स भी के नाम से भी जान सकते हैं, इसको कहते हैं। देखो बेटा, कहता है पॉजिटिव साइंस deals with fact, truth and conclusion। आप लोगों को नहीं नोट करना है, क्योंकि ये मैं फिर हटा दूंगा, यहाँ पे फिर अच्छे से जैसे अभी तक लिखवाता हुआ आ रहा हूँ वैसे ही लिखवाऊंगा। पॉजिटिव साइंस डील्स विथ फैक्ट, ट्रूथ और कंक्लूजन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मेटिव साइंस deals with
नॉर्म्स एथिक्स एंड मोरलिटी। बेटा जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम जो इंडिया वाले बच्चे होंगे सीबीएसई वगैरह के, उन सब का रिजल्ट आ चुका होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज बने होंगे। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बेटा बताओ 12th में कितने नंबर आए, तो सोचने लगोगे क्या बोले क्या बोले क्या बोले, फिर बोलेंगे लगा लीजिए 90 के आसपास। अरे ये लगा लेने का मतलब क्या है, आया कितना ये बताओ, क्योंकि सच्चाई वही होगा ना जो आपके मार्कशीट पर इंकित होगा, है ना। तो कहता है ना सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के इस बहाने से। भाई जो है वो सामने दिख रहा है, इतना है इतना ही रहेगा, बात खत्म। चाहे आज पूछ ले, चाहे 5 साल बाद पूछ ले, चाहे 10 साल के बाद पूछ ले, रहेगा उतना ही। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जहां पर सच्चाई नहीं होगी, तो वहां पर डाटा बेटा वेरी करेगा या नहीं करेगा। जैसे देखिए ना, केजरीवाल का कभी भाषण सुनिएगा, हम दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। मैंने कब बोला था? अभी जो ये एक ब्रिज बना था उसके बारे में जब जब गया है, हर जगह नया नया 500 करोड़ में हमने ऐसा पुल बनवा दिया, कहीं पे 250 करोड़ में ऐसा पुल बनवा दिया, हमने 100 करोड़ में ये एक्चुअल में बनाया कितने में वो पता ही नहीं, क्योंकि था वो सेंट्रल के अंतर्गत। तो अगर डाटा एक्चुअल नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी। हमारी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या अवधारणाएं हैं, अगर हम इसके बेसिस पर बात करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आएगा। नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत वो देखा जाएगा। ओके, कि अगर कहीं पर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, तो जहां पर भी नॉर्म्स, एथिक्स या मोरलिटी, हमारी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या अवधारणा है, उसके बेसिस पे बेटा हम सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं या नहीं जाते? वहां कौन सा भगवान उतर करके तुरंत बोलते हैं और बेटा कैसे हो, चलो हाथ मिला के अंदर ले चलते हैं? कभी गए हैं भगवान? लेकिन दिल को एक असीम सी शांति मिलती है नहीं मिलती? इसीलिए तो हर जगह हम लोग जाते हैं, प्रे करते हैं। इसीलिए कभी भी बुरे वक्त में होते तो ऊपर वाले का ध्यान करते हैं या नहीं करते? होता ही नहीं होता। ऐसा हमारा मानना है, इसीलिए ना लोग कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें। गांव घर में या घर पे कोई बड़े अगर आते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन आजकल के नए बच्चे क्या होते हैं, घुटना हिला देते हैं, बस वहीं तक समाप्ति, कि कमर टेढ़ा हो जाएगा ना, पैर तक तो झुकते नहीं, घुटने तक छू के नमस्ते जी। अब तो कुछ नए भी आ गए, दूरे से नमस्ते, सामने वाले दूरे से खुश रहो। नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा ही नहीं हो रहा है बेटा। अगर एक वो बताओ, हम उनको प्रणाम नहीं करें तो हमारा उम्र जो है 2 साल कम हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि बड़ों का सम्मान करें। कहते हैं ना, है कि नहीं? अंधेरे का मौका उठा के 4 मुक्का मार दो, बोलो ओ आप थे, हम तो लगा चोर थे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा ये क्या होता है, मानना होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जहां पर भी हम लोग नॉर्म्स, एथिक्स और मोरलिटी की बात करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा? सच्चाई नहीं है, हमारा मानना है। सच्चाई नहीं है, हमारा क्या है? मानना है कि ऐसा हो तो बढ़िया होगा, ऐसा हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। ये काम हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत? नॉर्मेटिव। लेकिन जहां पर सच्चाई, वास्तविकता की बात होगी तो क्या होगा? अब कोई बच्चा मैसेज करे कि सर आप क्लास कब लोगे 201 नंबर रूम में, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे बेटा क्लास तो चल रही। अरे सर मजाक मत करो, सच्चाई बता। अरे सच्चाई है कि मैं यहां बैठा है, लॉग इन कर, देख ले अपने ऐप पर लाइव है या नहीं है, यही तो कर सकते हैं हम लोग। तो सच्चाई को हम लोग क्या कर सकते हैं? बताने की जरूरत नहीं होगी,
लेकिन जो नॉर्मेटिव है वहां पर ऐसा हमारा मानना होता है, ऐसा हम सोचते हैं। बेटा हम लोग कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, है ना बेटा। उसी पत्थर से भगवान की मूर्ति भी बनती है और उसी पत्थर को छोटे छोटे कंक्रीट में बना करके सड़क भी बनाया जाता है। लेकिन मंदिर में पूजा करते हैं और सड़क पे गड़िया चला रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि जाके सड़क पे लौट जाओ, भगवान है कहां रे तू, हुआ है कभी? तो ऐसा हमारा क्या है, मानना होता है कि हम क्या मान रहे हैं और क्या नहीं मान रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोगों को ये चीजें देखने की जरूरत पड़ती। फिर हम कहते बेटा कि जहां कहीं भी व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी की बात होगी, वो किसके अंतर्गत आएगा? और कहता है नॉर्मली टेकन व्हाट इज। क्या लिया जाएगा बेटा? क्या है, क्या था, क्या होगा। बेटा तुम्हारे 12th में कितने रिजल्ट आए हैं, कितना आया था, या रिजल्ट क्या लग रहा है कि अभी जो तूने एग्जाम दे दिया है तो कितना आ जाएगा। ऐसे अगर नॉर्मल सेंस में हम लोग बात करें तो किसके अंतर्गत आएगा? पॉजिटिव। लेकिन फिर भी जब इसमें कंपेयर करते हैं ना, तो देखिए क्या बातें होती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 12th में ना परसेंटेज थोड़ा सा कम रह गया, 12th में परसेंटेज क्या हुआ, थोड़ा सा कम रह गया। अब अगर 12th में परसेंटेज कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट होगा, कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो घर वाले आपको क्या बताते हैं, बेटा जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मतलब व्हाट वाज से लेना देना, जो होगा देखा वर्तमान में जीना। तो व्हाट वाज से कोई लेना देना नहीं, व्हाट विल बी जब होगा तब देख देंगे। जीना कहां है बेटा आपको? व्हाट इज के ऊपर। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं? व्हाट इज कंसीडर करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिखूंगा तो उसको भी समझ लेंगे हम लोग। लेकिन अगर वही हमारा नॉर्मेटिव साइंस होता है, अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो देखना जरा क्या है। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कि अगर हम नॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मेटिव को देख रहे हैं, नॉर्मेटिव को समझ रहे हैं, तो कैसे हम लोग देखेंगे इसको? तो कहते हैं जहां पर भी व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैव बीन, इसकी बात आएगी। क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए होगा। बेटा आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भैया डिसीजन कोई लेना था तो पहले लेना था, अब क्या कर लोगे भाई? अगर 12th का रिजल्ट किसी का गड़बड़ हो गया तो उस पर रोने धोने से क्या मार्क्स बढ़ जाएगा? तो मार्कशीट रख लो, रोते रहो, चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हमें तो ये देखना है कि अब हम कैसे फाउंडेशन के ऊपर पास करें कि हमारा वक्त अच्छा हो जाए, इसके ऊपर ना काम करेंगे हम लोग। तो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए होगा, अगर इसकी बात हम लोग करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आएगा। फिर साथ ही साथ कहता है वैल्यू जजमेंट is the most important example of normative science।
वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है बेटा कि जब हम कुछ पुराने डिसीजंस को देख करके नए डिसीजंस लेते हैं, जब हम कुछ पुराने डिसीजंस को देख करके नए डिसीजंस लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? वैल्यू जजमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे घर वाले बोलते हैं ना बेटा कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो भाई लोगों ने देखा होगा ना कि लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो सच में उसका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा होगा। चोर भी तो मेहनत करता है, कूटा जाता ये नहीं जाता। अब वहां पे मेहनत का फल क्या हो गया? करवा हुआ ये नहीं हुआ बेटा। तो ऐसा मानना जरूरी नहीं है कि वो हर जगह क्या हो, सही ही हो, है कि नहीं? आप जैसे कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, और एग्जाम में एकदम बगल वाले का टेप रहे हो, जोखिम भरा काम है ये नहीं है। सुतर गया तो ठीक, नहीं तो साफ। तो जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव भी इंपैक्ट पड़ सकता ही नहीं पड़ सकता। जैसे आप लोग पार्टनरशिप में एक रूल पढ़े होंगे बेटा, गार्डनर वर्सेज मरे रूल। गार्डनर वर्सेज मरे रूल नहीं पढ़े हो? और अब जब उसका दूसरा नाम बोलूंगा ना तब बोलोगे हाँ हाँ सर पढ़े थे। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करता है? उसकी लायबिलिटी को कंपनसेट करता है या नहीं करता? बियर करता है या नहीं करता? यही है गार्डनर वर्सेज मरे रूल। अच्छा ये भी होता है, लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान कौन देंगे? देख ले। तो क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी पार्टनर्स उसका जो भी लायबिलिटी होता है उसको बियर करता है नहीं? काहे करे, तेरा बाप का नौकर है। जब तूने प्रॉफिट अर्न किया था तो हमको दिया था अपने प्रॉफिट में से हिस्सा, नहीं ना? तो हम काहे बियर करें? सामने वाला बोल सकता है नहीं बोल सकता। और बेटा ये जो गार्डनर वर्सेज मर्रे रूल है ना, ये 1909 ईस्वी का है। पार्टनरशिप एक्ट आया कब था? 1932। उससे पहले का रूल चल रहा है। जरूरी है कि ये सही हो, गलत हो सकता ही नहीं हो सकता। आप कह सकते हो ना कि भाई जब प्रॉफिट हुआ था तुमने मुझे 54 ना दिया तो तुम्हारी लायबिलिटी हम क्यों बियर करें? कोई गलत तो नहीं है, लेकिन चूंकि रूल है तो आप लोग भी एकदम धड़ाधड़ बुक्स ऑफ अकाउंट बना के हम मेंटेन करते रहते हैं या नहीं करते रहते हैं? करना पड़ता है हमें। तो जरूरी नहीं है कि जो पुराना डिसीजंस लिया गया हो उसके बेसिस पर अगर नया डिसीजंस ले रहे हैं तो वो हमेशा सही ही हो जाए। बेटा आपने एक मूवी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें देखते हो टेस्ट शुरू होता है, अब एगो होता है बता अबे यार कुछ नहीं आता, चलो जय माता दी, टॉप कर जाता है या नहीं कर जाता? तो आप लोग भी आज से इको और मैथ पढ़ना छोड़ दो, जय माता दी, पता चलेगा -25। हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये गैप बन सकता है ये नहीं बन सकता। तो वही चीज हम लोग कहते हैं कि पुराने डिसीजंस को देख करके नए डिसीजंस लेना खराबी हो सकता है। बहुत सारे मोहल्ले के ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो दिन भर आवारागर्दी करता होगा लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा आता है। आप कभी जाकर के घर में बोलो कि अरे पापा वो तो दिन भर लफाबाजी करता है फिर भी अच्छा रिजल्ट आता है, हम दिन भर पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, आज से लफाबाजी स्टार्ट, कान के नीचे आ जाएगा सारा लफाबाजी दूर। तो बेटा हर डिसीजन सही नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू जजमेंट किसके अंतर्गत आएगा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत। ओके, इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लेन करने को, अगली क्लास में 1.25 घंटा इसके ऊपर बहस करेंगे तब लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है। इस पे एकदम लंबा लाइन चलेगा, एकदम 2-3 पेज लंबा लिखाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स भी लिखाने हैं इसके। जो भी आपके एग्जाम में कभी पूछा गया ना वो सारे एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखवा दूंगा, ठीक है? तो तब तक आराम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, एंजॉय करें। घर पे पढ़ने की जरूरत ना है हमारे सब्जेक्ट को, यहां पे हम करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बेटा जब अभी टॉपिक खत्म